हर हर महादेव साहब, हर महादेव टू ऑल। आज हम जिन शख्स के साथ विराजमान है, हमारे बहुत परम सौभाग्य के साथ हम वार्तालाप करना चाहेंगे उनके साथ। एक खुद में बाड़मेर खुद का एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है। एक मतलब लोगों को बाड़मेर के बारे में सुनने को मिलता है तो लोग उस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। तो हम उधर के ही रावत साहिब बाड़मेर एंड डायरेक्ट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम वार्तालाप करना चाहेंगे। रावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय के बाद आपने समय भी निकाला, कुछ नेटवर्क इश्यू, कुछ सर्वर इश्यू, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज आप। तो राव साहब, अपने ना कुछ अपने लोग हैं कम्युनिटी के भी, अपने काफी वैसे भी हैं भाई वगैरह, तो उनको प्रश्न होते ही हैं कि जिसके साथ लाइव आ रहे हैं, जिस कम्युनिटी के मतलब जिस लेके हम अपने क्षत्रिय भाइयों को जैसे भी, तो उनके उस एरिया से लोकेटेड कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों के प्रश्न होते हैं। तो ऐसे ही हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में वार्तालाप करना चाहेंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड की बाड़मेर कैसे बना और कैसे बाड़मेर नाम रखा गया, ये चीजें। सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बाड़मेर ये जो नाम है ये डिराइव्ड होता है बाहड़ राव जी परमार से। तो ऐसा बताते हैं कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बाहड़ राव जी परमार हुए। उन्होंने इस स्थान की स्थापना करी और इसीलिए इस जगह का नाम बाड़मेर पड़ा। मतलब एक ऐसी जगह जिसे बाहड़ राव जी ने बसाया। वो परमार शासक थे। परमारों के बाद में यहाँ पे चौहान शासकों का राज रहा। चौहानों के बाद में मैं जिस परिवार से आता हूँ, राठौड़, उन्होंने लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास बाड़मेर पे चौहानों से बाड़मेर ले लिया और यहाँ पे आधिपत्य मतलब इनका राठौड़ों का हो गया। राठौड़ जब इस क्षेत्र में आए तो रावल मलिनाथ जी हुए। रावल मलिनाथ जी के ग्रैंडसन थे रावत लूका जी। रावत लूका जी और मतलब मंडलिक जी और लूका जी दोनों सगे भाई थे और रावल मलिनाथ जी के दोनों ग्रैंडसन थे। उन्होंने बाड़मेर को जीता। मंडलिक जी जो है वो जिसे आज हम जसौल कहते हैं, वहां मालानी के शासक बने और उन्होंने अपने छोटे भाई रावत लूका जी को बाड़मेर का शासक बना दिया। कुछ किताबों में इसे 13वीं शताब्दी बताया गया है, कुछ में इसे 14वीं शताब्दी के आसपास बताया गया है। बाड़मेर वाले इस पूरे एरिया को मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। मालानी वो एरिया है जिसे रावल मलिनाथ जी ने रूल किया। ऐसा बताते हैं कि मालानी का एरिया बहुत लंबा चौड़ा था, जिसमें आज का बाड़मेर जिला जहां हम रह रहे हैं, ये बाड़मेर, जैसलमेर से लगता हुआ कुछ हिस्सा, इधर जालौर से लगता हुआ कुछ हिस्सा, जोधपुर से लगता हुआ कुछ हिस्सा, और इनफैक्ट यहाँ गुजरात तक को टच करता था ये मालानी। पूरा का पूरा वो क्षेत्र जिसे मलिनाथ जी ने रूल किया, उस पूरे एरिया को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई लोगों की कम थी। एजुकेशन की तरफ लोगों ने बहुत ज्यादा पहले कभी ध्यान नहीं दिया और यहाँ की स्थितियां हमेशा से बहुत विषम रही है। हमारे यहाँ पे 4-4, 5-5 साल में एक बार बारिश होती थी। उस एक बारिश में हम सिर्फ इतना ही अनाज कर पाते थे जिससे कि हम सिर्फ अपने लोगों का पेट पाल सकते थे। कहते हैं ना कि जहाँ, एक हमारे यहाँ कहावत है कि जहाँ पानी जितना गहरा होता है वहां के लोग भी उतने गहरे होते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि बाड़मेर वाले क्षेत्र में जब आप आएंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ के लोगों में अपनत्व बहुत है। इस अपनत्व का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते थे। अब जैसे अपन देखते हैं आज आजाद भारत में बहुत सारे लोग जातीय प्रथा में एक दूसरे से बंट गए, अपन जाति के नाम पे लड़ने लग गए। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम कभी नहीं था। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ हर आदमी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और हर आदमी एक दूसरे की वजह से ही जीवित था। जैसे पानी है तो ऐसा बताते हैं कि 70-70 किलोमीटर दूर से भी पानी लाना पड़ता था। हमारे यहाँ पे अनाज सिर्फ इतना होता था कि 4 साल में एक बारिश में इतना अनाज हुआ कि 4 साल तक उसी अनाज को आपको चलाना पड़ता था। तो कुछ इस तरह का इतिहास हमारे इस क्षेत्र का रहा है। बाहड़ राव जी ने जिस बाड़मेर को बसाया वो आज जहाँ हमारा शहर है, इससे 25 किलोमीटर दूर एक गांव जिसे आज जूना के नाम से जाना जाता है, वहां उस बाड़मेर की स्थापना करी। फिर लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास वहां से जब मेरा परिवार रावत लूका जी बाड़मेर के रावत बने थे
तो उन्होंने उनके ही जनरेशन में रावत भीमा जी हुए। लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास रावत भीमा जी उस पुरानी जगह से बाड़मेर को, जहां आज बाड़मेर का जिला मुख्यालय है, यहाँ पे ले आए, पूरे के पूरे शहर को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसीलिए उस पुराने स्थान को जूना बाड़मेर कहा जाता है और इस नए स्थान को नया बाड़मेर। वक्त के साथ लोगों ने जूना के पीछे से बाड़मेर हटा दिया, इसलिए उस गांव का नाम सिर्फ जूना है, और नए बाड़मेर के आगे से वर्ड नया हटा दिया, इसलिए इस जगह को बाड़मेर कहते हैं। तो ये जो नया बाड़मेर है, इसकी स्थापना रावत भीमा जी ने गैजेटियर ऑफ इंडिया के हिसाब से 1606 के अंदर करी। तब से कंटिन्यूस यहाँ पे ये हमारा परिवार चला आ रहा है। बाड़मेर एक पुराने सिल्क रूट पे भी स्थित था। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स ईरान इराक से होते हुए जो म्यांमार जाते थे, उनके बहुत सारे रास्ते हिंदुस्तान में से निकलते थे, उनमें से एक रास्ता हमारे इधर से भी जाता था। तो वही हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम भी था। हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रफल था बाड़मेर पुराने टाइम का, वो बहुत लंबा चौड़ा था, और क्योंकि यहाँ पानी नहीं था और पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया था, तो इसे क्रॉस करना मतलब बहुत ही टीडियस टास्क था। तो ये जो ट्रेडर्स यहाँ से जाते थे, हमारे जिस एंट्री पॉइंट पे ये आते थे, उनसे हम एक तरह का टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक छोड़ते थे। अब मान लीजिए कि कोई बंदा हमें टैक्स नहीं देना चाहता, तो हम उसे कहते थे ठीक है फिर आप चले जाइए। एंड यू विल नॉट बिलीव कि बिना हमें टैक्स दिए कोई यहाँ से क्रॉस ही नहीं हो सका, क्योंकि लगभग 380 किलोमीटर का एक लंबा एरिया था। बिना पानी के 380 किलोमीटर आप कैसे निकलेंगे? तो ये जो टैक्स कलेक्ट होता था, ये हमारे यहाँ पे मतलब बाड़मेर की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा भी था। हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको कहा, जातीय प्रथा में लोग इसलिए विश्वास नहीं करते थे क्योंकि हर एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड थी, दूसरा सभी लोग एक दूसरे पे इतने ज्यादा निर्भर थे। जैसे मान लीजिए कि आज एक बंदा अनाज करता है, दूसरा बंदा मान लीजिए कि मकान बनाने का काम करता है, तीसरा बंदा दरवाजे का काम करता है। तो हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि मैं आपको अनाज दूंगा, अनाज के बदले में आप मेरे को ये मकान बना के दे दीजिए, मैं मकान बना के दूंगा, इसके बदले में आप मेरे को ये दरवाजे लगा के दे दीजिए। और क्योंकि ये सिल्क रूट पे स्थित था, इस वजह से जब आप बाड़मेर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो ईरान या इराक में होती है या म्यांमार में होती है। तो ये जो ट्रेडर्स यहाँ से जाते थे, हम उनसे सिर्फ टैक्स ही नहीं लेते थे, बहुत बार टैक्स की जगह क्योंकि हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी दूसरी चीजें भी हम लोग ले लिया करते थे। जैसे आप देखेंगे बाड़मेर के अंदर आपको ईरानियन ग्लासेस बहुत सारे मकानों में मिलेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी कोई ट्रेडर्स यहाँ से गए होंगे जिनसे हम लोगों ने टैक्स के रूप में इन ग्लासेस को ले लिया। तो कुछ इस तरह की बाड़मेर की हिस्ट्री रही है। फिर क्योंकि यहाँ विषम परिस्थितियां बहुत थी, तो बहुत ज्यादा आपको नेट पे भी बाड़मेर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ये जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये तो सब वो चीजें जो गैजेटियर ऑफ इंडिया के अंदर लिखी हुई है, जो मतलब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। बहुत छोटा सा हमारा ये जिला हुआ करता था। आज भारत जब आजाद हो गया तब से लेके 1990s तक इस जिले को हमेशा से एक बीमारू जिला कहा जाता था। बट फिर जब 2000 का एरा आता है तो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि ये लाइफ का जो साइकिल है पूरा गोल घूमता है। तो जिस आदमी ने बुरी परिस्थितियां देखी होती है उनका अच्छा टाइम भी आता है। फिर हमारे यहाँ पे 2000 के आसपास ऑयल और गैस की डिस्कवरी हुई, और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं उस बाड़मेर से आता हूँ जो हिंदुस्तान के टॉप 10 सिटीज में है, जहाँ की जीडीपी मतलब जो हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम है वो हिंदुस्तान की टॉप 10 सिटीज में से एक है। बाड़मेर की आज पर कैपिटा इनकम 1,28,000 है और इंडिया का एवरेज इज ओनली 69,000। राजस्थान का एवरेज ऑलमोस्ट 71,000 के आसपास है। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस बाड़मेर से आते हैं जो आज इस समृद्ध भारत में अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। बहुत इस चीजों को लेके गर्व होता है। और जैसे आपने बताया कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना इन चीजों को लेके, ये छोटी चीजें हैं या बड़ी चीजें, इनसे भाईचारा बनाना, ये बहुत बहुत सौभाग्य वाली बातें होती हैं। इसी का मैं जैसे एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पे होलिका का जो त्योहार मनाया जाता है
होली में जैसे अपने यहाँ पे हर जगह अलग तरीके से मनाते हैं, हमारे यहाँ बड़े स्पेशल तरीके से पुराने टाइम में हम मनाते थे। हमारे यहाँ जितनी भी जातियां के लोग यहाँ रहते थे, ऐसा कहा जाता था कि हर जाति का इन्वॉल्वमेंट हर त्योहार में होना जरूरी है। तो जैसे होलिका की जो लकड़ी है वो एक स्पेसिफिक जाति का आदमी लेके आता था, उसको बनाने का काम दूसरी जाति का होता था, उसमें रक्षा सूत्र बांधने का काम तीसरी जाति का होता था, उसके अंदर ढान डालने का काम पांचवी जाति का होता था, उसमें अग्नि प्रवाहित बाड़मेर का रावण सिर्फ तब कर सकता था जब उसे एक मुसलमान आवाज देता था। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी त्योहार के अंदर इंडल्ज नहीं किया हुआ हो। तो ऐसा कहते थे कि हर जाति का रिप्रेजेंटेटिव हमारे हर त्योहार को साथ में मिलके मनाएगा। और हमारे पूर्वजों ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि ऐसा कहते थे, जैसे मान लीजिए आज कोई एक जाति का बंदा यदि वहां मौजूद नहीं है तो कहते थे कि आने वाला पूरा साल आपके लिए खराब जाएगा। तो यदि आप ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका साल अच्छा हो, तो यहाँ रहने वाले हर जाति के इंसान को एक साथ मिलकर ही त्योहार मनाना है, हम अलग अलग त्योहार नहीं मनाते थे। यही सबसे बड़ा कारण है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे यहाँ जैसे हिंदू और मुसलमान दो ही, उसमें धर्म की बात करें तो ये दो ही लोग हैं, पर जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं तो मुसलमान भी उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते थे। मुसलमान जब ईद मनाते थे तो वो पहली ईदी लेने के लिए एक हिंदू के घर में आते थे। तो ये जो जातीय व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, ये कभी हमारे यहाँ पे सिर्फ इसीलिए नहीं पनप पाई, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे और एक दूसरे से इतनी ज्यादा अटैचमेंट हमारे लोगों का था, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि आज तक हम जीवित रहे, जिंदा रहे। एंड राव साहब, कुछ काफी अच्छी सौभाग्य है इन चीजों का, जो इतना अच्छा भाईचारा है, इतना ये अपने पूर्वजों की देन है, जो अब तक अपने लोगों के साथ हम घुल मिल पा रहे हैं। ये चीजें उनका दान बलिदान, तो अब इन चीजों का हो चुका है। तो काफी सुना भी है मैंने, काफी जगह से पढ़ा भी, अपने लोगों ने भी पढ़ा भी है कि बाड़मेर में काफी युद्ध के बारे में अगर कुछ वार्तालाप करना कि काफी युद्ध हुए हैं जैसा भयानक जैसा भयानक। कि मैंने आपको बताया कि देखिए, जिस बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो उसके बारे में कहना मुझे लगता है सही नहीं है। युद्ध हर क्षेत्र में लड़े गए, हमारे इधर भी लड़े गए, बट आप ये देखिए, क्योंकि हम ऐसी विषम परिस्थितियों में रहते थे जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ सैंड थे, धोरे ही धोरे थे, पानी भी नहीं था, तो कभी भी बहुत ज्यादा लोगों का वास्ट इंटरेस्ट हमारी तरफ नहीं रहा। शायद यही कारण है कि जैसे 12वीं 13वीं शताब्दी से एक ही परिवार यहाँ रहा। अटैक हमारे ऊपर बहुत हुए, जैसे कभी जैसलमेर की तरफ से हुआ, कभी भुज की तरफ से हुआ, जोधपुर की तरफ से भी चढ़ाई करी गई, पर मतलब बहुत ज्यादा जानकारी उसके बारे में मेरे पास में मौजूद नहीं है, तो मुझे लगता है उसके बारे में मुझे नहीं ज्यादा बात करनी चाहिए। हुकुम। अगर आप मतलब आपके लिए, जैसे हर किसी कोई ना कोई व्यक्ति किसी के लिए इंस्पिरेशन होता है, आपके कोई ऐसे पूर्वज हो या जिनको देख के आप सीखे हो, कि या उदाहरण के रूप में अपने बड़े बोलते हैं कि देखो ये अपने दादाजी इनकी तरह कुछ, अगर हम कुछ योद्धा हो या अपने पूर्वज कोई ऐसा कुछ उनके बारे में वार्तालाप करना चाहते मैं तो अपने सभी पूर्वजों को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उसे मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। मालानी का वो क्षेत्र जिसे रावल मलिनाथ जी ने रूल किया। तो आप ये देखिए, रावल मलिनाथ जी लगभग 13वीं शताब्दी में हुए। उनकी शादी हुई रानी रूपा देवी से। रूपा देवी जी ने अपना गुरु बनाया धारू मेघ जी को, जो एक मेघवाल जाति से थे। तो मैं इसलिए उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ कि ये जातीय प्रथा, ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे परिवार ने तभी छोड़ दी थी। 13वीं शताब्दी से हमने ये तय कर रखा था कि यहाँ का हर जाया जन्मा इंसान हमारा अपना है, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लेता है, पर यदि उसका जन्म बाड़मेर की इस तरह पे हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति में जन्मा है, तो वो मेरा भाई है। यदि कोई लेडी है तो वो मेरी बहन है। तो ये शिक्षा हमें 13वीं शताब्दी से दी गई। तो इसलिए मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ और मुझे लगता है कि हम सबको उनके दिखाए गए रास्ते पे चलना चाहिए, जहाँ पे हम सभी लोगों को अपना समझें, किसी को भी अपने से दूर नहीं करें। मैं जैसे यहाँ सोशल फंक्शंस में भी कहीं जाता हूँ, लोगों से यही कहता हूँ कि आपको कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप तो वो करिए जो आपके पूर्वजों ने किया। आज जब आपके पास में राज था, जब आपके पास में शासन था,
तब भी यदि आप सबको साथ लेके चल सकते थे, तो अब ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं? अब ऐसा क्या हो गया कि लोगों को आप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे? तो कुछ ना कुछ तो हमने गलतियां करी है ना। हमें अपने पूर्वजों से हमेशा ये सीखना चाहिए कि सबको जोड़ के कैसे रखना है। तो जैसे रानी रूपादी जी थी, उन्होंने वो भक्ति भाव में बहुत विश्वास रखती थी। उन्होंने अपना गुरु बनाया दारू मेघ जी को, जो एक मेघवाल जाति से आते हैं। तो आप सोचिए 13वीं शताब्दी में जब छुआछूत और ये चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तब वो इस मालानी की मतलब राहुल मलिनाथ जी की अर्धांगिनी थी, वो तो बहुत बड़े पद पे बैठी हुई थी ना। उन्होंने अपना गुरु किसे चुना? जो उस टाइम तथाकथित अपन जैसे आज कहते हैं ना कि उस टाइम तो छुआछूत वाला ये भी सीन बहुत था, तब उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि देखो ये छुआछूत और ये सब चीजें कहीं मैटर नहीं करती, इंसान मैटर करता है, इंसान की सोच मैटर करती है। ये हमारे लोग हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना है, हम इनके हैं ये हमारे। तो ये चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मलिनाथ जी ने बहुत लंबे चौड़े एरिया को कॉन्कर किया था। उसके बाद हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि रानी रूपादी जी से जब उनका विवाह हुआ और उनका भक्ति रस बहुत ज्यादा था, भक्ति की तरफ उनका ध्यान बहुत ज्यादा था, तो मलिनाथ जी ने बहुत सारे मंदिरों का भी यहाँ पे निर्माण करवाया। मलिनाथ जी के टाइम ही हम लोग दूसरे सभी राठौड़ों से अलग होते हैं। मतलब वीरमदेव जी जो थे वो मलिनाथ जी के ही ब्रदर थे। तो किस तरह एक इंसान को हमेशा अपने हर वक्त को बहुत अच्छे से जीना चाहिए, इसके लिए आपको मलिनाथ जी को पढ़ने की जरूरत है। कि आप एक बार तो पूरी दुनिया को कॉन्कर करते हो, उसके बाद आपको ये लगता है कि नहीं ये पूरी दुनिया मेरी है, यहाँ के हर जाया जन्मा इंसान। शासक का जो राजधर्म होता है वो यही होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आपके उस तत्कालीन राज्य में रह रहे हैं वो सब आपके अपने हैं। तो इस चीज को हमेशा कैसे फॉलो किया जा सकता है, इसके लिए मुझे लगता है मलिनाथ जी को पढ़ने की हमें जरूरत है। तो मेरे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया है इसी, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा इस परिवार में जन्म हुआ। मैं हमेशा ईश्वर से भी यही दुआ करता हूँ कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलने की मैं कोशिश करूं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक चल पाऊंगा। तो ये अपनत्व, सब लोगों से भाईचारा, प्रेम, जातीय प्रथा से ऊपर उठकर रखना, सब लोगों के साथ रहना, इसकी कोशिश मैं जरूर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर मुझे इतना बल देगा कि मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा। हुकुम। क्योंकि एक क्षेत्रीय का नियम भी यही है, जो जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर, लोगों को बताया ब्रीफ में, कि 36 बिरादरों को लेके चले, ना कोई जात धर्म सब कुछ, क्योंकि उनका उनका कार्य यही है सबको एक साथ लेके चलना, और इसी मार्ग पर हमें सबको ही चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत वरना सही। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अपने यहाँ पे जब अब तो राज तिलक खैर इट्स अ वैसी टाइटल, तो जब होता है ना तो सबसे पहले आपको यही कहा जाता है कि आज से आप अपना राजधर्म निभाएंगे। राजधर्म ये कहता है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान आपका अपना भाई है, आपकी अपनी बहन है। तो ये पूरा का पूरा समृद्ध परिवार आप लेके चलेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने जब सिस्टम को बनाया था तब से ये सब चीजें तय कर रखी थी। बट क्या होता है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते हैं, हम चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि जब अपन चीजों को मोल्ड करते हैं तो अपन एक छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जरूरत तो सिर्फ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सिर्फ वो करिए जो आपके पूर्वजों ने आपको सिखाया है। उन्होंने हमें कभी भेद करना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें हमेशा सबको साथ लेके चलना ही सिखाया है। पर अब प्रॉब्लम ये है ना कि अपन उनकी अच्छी चीजों को तो भूल गए, और यदि कोई ऐसी चीज है जिससे हमें अहंकार आता है, वो चीजें हम आज भी कर रहे हैं। तो हमें हमेशा सभी लोगों की अच्छी चीजों को पहले फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है राव साहब आपकी, कि अब जो जिन चीजों पर हमें गर्व करना चाहिए, वो कई हद तक काफी लोग हैं, कुछ अपनी कम्युनिटी के हैं, कि काफी हद तक उन चीजों को घमंड में लेके जा रहे हैं। दैट्स अ रॉन्ग वे। घमंड में और गर्व में बहुत छोटा सा ही फर्क है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म इस जगह पे हुआ, ईश्वर ने हम पे इतनी बड़ी मेहरबानी करी कि हमें यहाँ पे पैदा किया। घमंड हमें किसी बात का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जब आप किसी अच्छी जगह पे आपका जन्म हुआ है तो आपकी जिम्मेवारियां और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उन जिम्मेवारियों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज देखिए, हमें ये गर्व है कि हम
फुलझरा से आते हैं, जहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे वीर हुए, महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे घमंड नहीं करना चाहिए। आप सोचिए यदि उनको घमंड होता तो क्या वो घास की रोटी खाते? तो आज सोचिए कि जब जो काम उन्होंने किया, आप उन पे गर्व कीजिए और उनको अपना आइडल मानिए और उनके जैसे काम करने की कोशिश तो करें। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है, हम ये समझने लग जाते हैं कि साहब मैं तो इस जगह पैदा हो गया, बस अब मेरे से बढ़कर कोई नहीं। तो देखिए ये कुदरत का एक नियम है कि जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा। तो जब आप एक अच्छी जगह पे पैदा हो गए या एक अच्छी जगह पे पहुंच गए, या मान लीजिए पढ़ाई करके एक IAS ऑफिसर भी बन गए, तो आपके पास जब मोर पावर कम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनिए, आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, आपकी जिम्मेवारियां और ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। राउत साहब, कुछ अपने यूथ के लिए आप बताना चाहेंगे, अपने क्षेत्र भाइयों के लिए या सबके लिए, जैसे आपकी कुछ अपने लोग सोशल मीडिया के थ्रू और बुक्स भी लिख रहे हैं कुछ हिस्ट्री को लेके ये चीजें, तो ऐसे उनके बारे में कुछ अगर आप वार्तालाप करें, उनको कुछ और अच्छी जैसा कि मैंने कहा, गर्व और घमंड में एक फर्क होता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। आजकल हिस्ट्री को क्या है कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से मोल्ड कर देते हैं। मेरे आपके मोल्ड करने से इतिहास नहीं बदल सकता। आज हमें जरूरत है कि हमें अपने इतिहास को सही तथ्यों के साथ लोगों के सामने रखना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पे हमले किए, बहुत सारे चाहे अंग्रेज भी आए हमारे यहाँ पे, तो सभी ने हमारी संस्कृति को, सभ्यता को खत्म करने की कोशिश करी। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो इतिहास था वो हमसे ही छुपाया जाता है। हमें जिस पे गर्व होना चाहिए उसकी जगह हमें हमेशा यही बताया गया कि साहब आप लोग तो गुलाम थे, जबकि ऐसा नहीं था ना। भारत तो सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो जो इतिहास है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज का यूथ इतिहास की तरफ ध्यान भी दे रहा है। आज के इंटरनेट का युग है, आप मेरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, फिर भी हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। सही इतिहास की जानकारी होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ टाइम अमेरिका में रहता था, तो वहां के लोगों से मैं पूछता था कि मेरा तो ख्वाब था अमेरिका आना, तो आ गया, आप लोग हिंदुस्तान क्या लेने जाते हो? तो उन्होंने कहा त्रिभुवन जी, आपके पास जो चीज है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास हमारा इतिहास सिर्फ 150 साल पुराना है, आप लोगों के पास अपना 1000 साल पुराना इतिहास है। तो जिस इतिहास पे हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान में हमारे यहाँ के ब्रिजेस, फ्लाईओवर को देखने के लिए नहीं आती है, वो हमारे यहाँ की कल्चर को समझने के लिए आती है, वो हमारे यहाँ के इतिहास को पढ़ने के लिए आती है। और ऐसा कहते हैं कि जिसका इतिहास खत्म हो जाता है उसका नामो निशान मिट जाता है। तो जरूरत आज हमें हमारे इतिहास को कंजर्व करने की है, पर सही इतिहास की। आज यदि मान लीजिए मैं और आप मिलकर एक गलत इतिहास लिख रहे हैं, तो वो हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन के साथ धोखा कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि कैसे भी करके हमें वो इतिहास जो बिल्कुल सही है, प्रासंगिक है, हमारे यहाँ पुराने टाइम से चला आ रहा है, उस सही इतिहास को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। और यूथ इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको मैं बधाई भी देता हूँ। और उन्हें यही कहूंगा कि जब भी इतिहास से रिलेटेड कोई किताब को लिखते हैं, तो पुराने जितने भी ऑथर्स हैं उनसे आप उनको रिलेट कीजिए, आपने कहाँ से डेटा लिया उसका पूरा का पूरा मेंशन कीजिए, जिससे लोग आप पे विश्वास भी कर पाएंगे। और इतिहास चोरी जितने भी लोग करते हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कम से कम ऐसा काम मत कीजिए जिससे हमारे ऊपर आ जाए, हमारे इस परिवार पे आ जाए, हमारे समाज पे आ जाए, हमारे देश पे आ जाए। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। गुणराज साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि यूथ ही बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। एक यूथ के पास जो चीजें हैं, ऊपर से आपने बताया जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, तो ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास को काफी गलत तरीकों से अब लोगों के द्वारा हम कह सकते हैं कि वे चोरी कर रहे हैं, गलत तरीके से कुछ बहुत गलत हरकतें हो रही हैं, इतिहास को लेकर छेड़खानी हो रही है, हम बोल सकते हैं। तो इस चीज को लेकर आपने बताया। और अपने राउत साहब, अब आप अगर आगे दे तो कमेंट ऑन कर देते हैं, अगर अपने किसी भी भाई के प्रश्न हो तो उनसे अगर आप बोले तो ठीक है, आप कर लीजिए, बिकॉज फिर मेरे को वापस कोई मीटिंग के लिए जाना है, तो अपन 5 मिनट में जो भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं।
यदि कोई है तो बिल्कुल क्लोज द सेशन। किसी ने पूछा है कि किराडू के बारे में बता सकते हैं? किराडू के जो टेम्पल है वो 11वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए थे। किराडू बेसिकली क्या था कि पुराने टाइम में जैसे एंट्री पॉइंट्स हुआ करते थे। ऐसा बताते हैं कि सबसे पुराना बाड़मेर जो है ना वो किराडू के आसपास बसता था। वहां पे कुछ हिंदू मंदिर बनाए गए थे जो शिव भगवान के मंदिर हैं, उनको औरंगजेब के टाइम में तोड़ दिया गया। मतलब लगभग सारे के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, बट उन किराडू के मंदिरों को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे उनके अंदर और खुजराहो में जो टेम्पल्स थे उनमें बहुत सारी समानताएं। तो बहुत ज्यादा जानकारी तो उसके बारे में मौजूद नहीं है, पर ऐसा बताते हैं कि लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास किराडू में इन मंदिरों की स्थापना परमार शासकों के टाइम में करी गई थी। और उसके बाद में जब ये औरंगजेब का शासन आया था उस टाइम जब मंदिरों को पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उसी टाइम यहाँ किराडू में भी इन मंदिरों का बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसके ऊपर कुछ ध्यान दे रहा है और उम्मीद करते हैं कि वापस उनका वो जो पुराना वैभव है उस पुराने वैभव के अंदर लौटाने की मतलब कोशिश करेंगे। किराडू बाड़मेर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और आपको यदि खजुराहो टेम्पल्स आपने नहीं देखे हैं तो खजुराहो टेम्पल्स और किराडू टेम्पल लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। राव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, हमें बताया किस तरीके से आपने समय निकाला है और बहुत ही कम समय होता है आपको, आपका जो को बहुत काफी हुक्म। तो थैंक यू। अब आगे दें। हर हर महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी का दिल से धन्यवाद। एंड जो आप मुझसे सब लाइव जुड़े, आपका सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव टोल। इतिहास संरक्षण जारी रहेगा। जय माता दी, जय मां सपुरा।